गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 6 अगस्त 2020 हो गया है और एज यू नो आपकी रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुकी होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्लास 9 के लिए आपने अपने आप को रजिस्टर करा लिया होगा, है ना। ऑनलाइन क्लासेस तो काफ़ी पहले से चलाई जा रही थी, लेकिन बीच में लॉकडाउन होने की वजह से क्लासेस को रोकना पड़ा। फिर से क्लासेस शुरू की जा रही हैं आपकी, है ना। तो मैं आपके, जैसा कि आप जानते भी हैं, और मैं आपके विद्यालय में जेके मंगेशकरी इंस्टीट्यूशन में एसएसटी सब्जेक्ट के लिए जाना जाता था। कुछ दिनों के लिए मैंने आपको इंग्लिश के वीडियो भी प्रोवाइड कराए थे, क्योंकि पटेल सर उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। अब पटेल सर आ चुके हैं, तो अब इंग्लिश के जो आपके सर हैं वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और मैं आपको अपने सब्जेक्ट एसएसटी पढ़ाऊँगा, ठीक है। बेटा, अभी तक आपने एसएसटी जो पढ़ा है वो कंबाइंड था। कंबाइंड का मतलब ये था कि उसमें कोई पार्टीशन नहीं किया गया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, है ना, सारी चीज़ों को एक ही में कॉन्जुगेट करके आपको पढ़ाया जा रहा था। लेकिन यहाँ से आपको 4 अलग अलग किताबें पढ़नी है, ठीक है। कितनी किताबें पढ़नी है? 4 अलग अलग। अब ये जो कॉम्बिनेशन था ये टूट गया और यहाँ से अब आपको विस्तृत रूप से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल ही इस रूप से पढ़ाई करनी है कि आप चीज़ों को बिल्कुल डीप से 0 टू हीरो लेवल पर, मतलब बिल्कुल शुरुआत करेंगे हम फाउंडेशन से और उसके डीप लेवल तक हम जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो कंबाइन था ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहला आपका इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, तीसरा आपका इंडियन पॉलिटी, और चौथा इकोनॉमिक्स। मतलब भारतीय भूगोल, विश्व इतिहास, भारतीय पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र। ये 4 किताबें से आपको यहाँ से पढ़नी है। इन चारों किताबों में आपको कई सारे चैप्टर्स मिलेंगे, लगभग 20-22 चैप्टर्स का ये हमारा सफ़र होगा, ठीक है। एक एक चैप्टर्स को हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे और उसको टॉप लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने आपका पहला चैप्टर का नाम लिख रखा है भारत, आकार एवं स्थिति। ये मैं आज इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें पहली टॉपिक में ले रहा हूँ भारत, आकार एवं स्थिति। भारत के बारे में हमें जानना है, उसकी आकार कैसी है एवं उसकी स्थिति कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी है, कहाँ वो सिचुएटेड है ना, किस कॉन्टिनेंट में है, कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है, कितने डिग्री अक्षांश पर है, कितने डिग्री देशांतर पे है। इन सारी चीज़ों की बातें हम आज करने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। और बेहतरीन ढंग से हम समझेंगे कि भारत की हमारी स्थिति कहाँ है और वास्तव में जो भारत है वो हमारी पृथ्वी के किस कॉन्टिनेंट पर, पृथ्वी के किस कॉन्टिनेंट पर पाया जाता है, ठीक है। देखो बेटा, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जल्दी से बताना चाहूँगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ी तो हैं, लेकिन क्लास 9 और लास्ट क्लासेज के बीच में इतना ज़्यादा फासला हो चुका है कि शायद कुछ चीज़ें आपको याद हों और कुछ धुंधली धुंधली से याद हों, भूल गई हों। तो मैं उसी को आपको दोबारा से सारी चीज़ों को मैं क्या करने वाला हूँ, दोबारा से रिवाइज कराने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ग्लोब खींचता हूँ आपके सामने।
किसे कहते हैं? ये मॉडल ऑफ अर्थ होता है। क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि ये पृथ्वी के मॉडल के बारे में आपको बताता है कि पृथ्वी कैसी है, ठीक है। उसको हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में जब ऑन पेपर खींचते हैं या फिर एक ऐसे सर्कुलर गेट के जैसे किसी शेप में उसको ढालते हैं, हमारी जो पृथ्वी है वास्तव में वो ऐसे ओवल की जैसे, ओवल के जैसे, बिल्कुल इतना भी ओवल नहीं, हल्की सी ओवल है, ऐसे है जैसे आपका अंडा होता है, आलू होता है, उस शेप में है। लेकिन पढ़ने के लिहाज से हम इसको अभी फिलहाल गोल मान के ही चलेंगे, और इसीलिए मैंने एक गोल सर्कल आपके सामने खींच रखा है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्लोब। क्या नाम दे रहे हैं? ग्लोब, ठीक है। ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ है। पृथ्वी की एक संरचना है, एक मॉडल है कि पृथ्वी कैसी होती है, ठीक है। अब वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ी होंगी, आई वो अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कंसंट्रेट करना है आपको। इस पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक बात ये ध्यान देना कि जो भी लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं ये सब के सब इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी, क्योंकि ये लाइंस पृथ्वी पर कहीं भी है नहीं, ये लाइंस पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिहाज से और पृथ्वी को समझने के लिहाज से खींची जाती हैं, और ऑन ग्लोब खींची जाती हैं, ग्लोब पर खींची जाती हैं या मैप पर खींची जाती हैं। ये लाइंस वास्तव में पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जाके ढूंढने लगोगे कि ये लाइन कहाँ है, ऐसा नहीं होता। ये लाइंस सिर्फ पढ़ने के लिहाज से हम इतनी बड़ी पृथ्वी को, हमारी जो पृथ्वी है, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ बेटा, इंडिया पृथ्वी का एक छोटा सा है, कहते हैं ना इतू सा पार्ट है, तो उसकी अगर हम एरिया की बात करने लगे तो इसकी एरिया अपने आप में 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ये आपका क्या है? एरिया है। तो आप सोचो कि अगर इंडिया का एरिया इतना बड़ा होगा है तो फिर पूरी पृथ्वी की एरिया कितनी बड़ी होगी? तो क्या पूरी पृथ्वी को एक ही साथ पढ़ पाना संभव है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमने क्या करा कि पृथ्वी को डिवाइड किया। इससे पृथ्वी को सबसे पहले एक मॉडल बनाया जिसे हमने ग्लोब नाम दिया, ठीक है। ऑन पेपर अगर आप खींच रहे हो या मैं व्हाइट बोर्ड पर खींच रहा हूँ तो ये 3D तो नहीं दिखेगा, टू डायमेंशन ही आपको दिखेगा। अगर आप ऐसे ग्लोब दे रहे हो तो उसमें सारी चीज़ें आपको 3D दिखती हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने सबसे पहले एक पृथ्वी खींचा, उसके बाद उसके बीचों बीच से एक लाइन खींचा और इसको दिया मैंने 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम दिया मैंने? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब मान लो यहाँ कहीं सेंटर होगा पृथ्वी का, ठीक है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये क्या कर रहा है? ये आपके पृथ्वी को दो बराबर भागों में, इक्वल दो भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है? इक्वल दो भागों में बांट रहा है। आपने मैथ पढ़ा है, मैथ पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपको एक पढ़ाया जाता था स्फीयर। क्या पढ़ाया जाता था? स्फीयर पढ़ा है आपने, गोला, सर्कल पढ़ा होगा, स्फीयर पढ़ा होगा। तो मैं आपको स्फीयर याद दिलाना चाहता हूँ, ऐसा स्फीयर आपने पढ़ा होगा। देखो स्फीयर और सर्कल में क्या फर्क होता था, कुछ याद है? जो सर्कल होती है वो 2D डायमेंशन होती है, जबकि स्फीयर 3D होती है। क्यों? क्योंकि स्फीयर अंदर से सॉलिड होता है। स्फीयर जो होता है ऐसे होता है। ऐसे होने का मतलब क्या है? ये देखो, ये जो स्फीयर, जस्ट करना, ये अगर मैं स्फीयर बना रहा हूँ, ये एक ऐसे गोले की आकृति अगर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये वाली पार्ट ये तो आउटर सरफेस हो गए। इसके अंदर ये जो इंटरनल पार्ट है ना, ये सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। इसे हम स्फीयर कहते हैं। और अगर मैं ऐसे कैसे बनाऊँ? ऐसे बनाऊँ, ऐसे बीच में हॉलो रहे। कैसा है? हॉलो। ये देख रहे हो, आर पर दिखाई दे रहा है। तो अगर हॉलो हो रहा है, तो हॉलो अगर होगा तो इसको हम सर्कल कहेंगे। और अगर ये क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? स्फीयर। तो मैं बात किसी कर रहा हूँ? स्फीयर की। तो अगर मैं आपने पढ़ा हो तो स्फीयर पढ़ा होगा, और स्फीयर के बीच में एक लाइन जब हम ड्रॉ कर देते थे बिल्कुल बीच में सिमेट्रिकल, तो ये स्फीयर दो टुकड़ों में बढ़ जाता था, और उसका नाम हम अर्धगोला या हेमिस्फीयर रखते थे। याद आ रहा है कुछ? हेमिस्फीयर, क्या? हेमिस्फीयर। तो फिलहाल पढ़ने के लिहाज से अभी आप पृथ्वी को स्फीयर ही मान लो, ठीक है। तो अगर स्फीयर आप इसको मान रहे हो, तो आप खुद बताओ कि जब मैंने इसके बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ करी है, तो फिर ये स्फीयर तो दो टुकड़ों में बट गया। आगे
गया तो फिर ये जो है स्फीयर है, ऊपर वाले स्फीयर को हम क्या नाम देंगे और नीचे वाले इसको हम कहेंगे हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर ये हो गया, दूसरा हेमिस्फीयर ये हो गया, ठीक है। हेमी का मतलब होता है इंग्लिश में, हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब आधा, और स्फीयर का मतलब गोला। आप जानते हैं कि गोला और सर्कल क्या होता है, अभी मैंने आपको डेलिबरेटली समझाया है ना। तो अब ये समझो डायरेक्शन लाइन आपने पढ़ा है कभी? आई थिंक पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। देखो ऑन पेपर में हम चार डायरेक्शन को, मेनली चार डायरेक्शन को मान के चलते हैं। ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम नॉर्थ मानते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन होता है अपवर्ड जो होता है वो नॉर्थ है, जो डाउनवर्ड है वो साउथ है। जो आपके राइट साइड में होगा, किस साइड में होगा बेटा? राइट साइड में होगा, वो ईस्ट होगा, और जो आपके लेफ्ट हैंड के साइड में होता है वो वेस्ट होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो आप ये बताओ कि ये अगर मैं यहाँ पर एक मान लेता हूँ कि चलो ऐसे नहीं, मैं इसको पॉइंट से ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक डायरेक्शन लाइन खींचा होता तो कुछ ऐसा ही डायरेक्शन लाइन बनता ही, बोलो हाँ कि ना, है ना। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा, अभी भी मैंने बता के आया आपको, यहाँ पे जो अपवर्ड होगा, कौन सा होगा? जो अपवर्ड होगा उसे आप क्या कहोगे बेटा जी? आप कहोगे नॉर्थ। क्या कहोगे? नॉर्थ। क्या कहोगे? नॉर्थ। जो नीचे होगा उसे क्या कहोगे? साउथ। क्या कहोगे? साउथ। जो सेंटर के इस साइड में आ गया, इस साइड में आ गया, यानी ये लेफ्ट है तो लेफ्ट के साथ आप क्या करते हो? वेस्ट। और अगर आपके जो राइट में होता है उसे आप क्या मान देते हो? ईस्ट। बस समझ में? यहाँ तक तो बात आपको बिल्कुल भी क्लियर जा रही होगी, है ना। फिलहाल अभी आप मैक्सिमम तक ऐसी क्लासेस लेंगे, फिर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और पूरी टीम हमारी कोशिश कर रही है कि आपको और भी बेहतरीन सुविधाएं दी जा सके। और हम इसके लिए आपको लाइव क्लासेस देने की सोच रहे हैं, जिसमें हम जूम ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें लाइव होगी और उसमें आप हमसे सीधे संवाद कर सकोगे, सीधे आप हमसे कोई क्वेश्चन कर सकोगे। आपको रियल टाइम सिचुएशन जो होती है, रियल टाइम क्लासेस जो होती हैं, ठीक है, वो आपको फीलिंग आएगी और उसमें आपका शेड्यूल फिक्स होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास, उसके बाद दूसरी क्लास, उसके बाद तीसरी क्लास, बीच में 5-5 मिनट की गैपिंग हो जाएगी, जिसमें आप पानी चाय वाय पी सकते हो, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल फिक्स शेड्यूल पे क्लासेस चलेंगी और ज़्यादा क्लासेस नहीं चलेंगी, लिमिटेड ही चलेंगी, जितने में आपके पास जितनी डेटा अवेलेबल हो और जितने देर आपके पास फोन अवेलेबल हो उतनी में आप पढ़ाई कर लो और आपकी आँखें भी ना खराब हो और एक अच्छे स्कॉलर की तरफ आप रह भी सकते, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे थे इसकी गोले की। अब बताओ जरा, अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं मिटाता हूँ, ठीक है। ये जो डॉट मैंने खींच रखा है ना, इसे मैं मिटाऊँ, जस्ट मिनट। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने जब मिटा दिया तो अब बताओ ये ऊपर वाले को हम क्या नाम देंगे? ये नॉर्थ में है, कैसा है? नॉर्थ में है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? नदर्न हेमिस्फीयर। क्या नाम देंगे? नदर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला ये साउथ है तो इसको नाम हम देने वाले हैं क्या? सदर्न। क्या नाम देने वाले हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न पढ़ते हैं, ये साउथर्न नहीं होता है बेटा, ये सदर्न होता है। क्या बोलता? ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छा ढंग से आना चाहिए। सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, यानी हमारी पृथ्वी दो भागों में बढ़ चुकी है। कैसे? इमेजिनेशंस में। कैसे? इमेजिनेशन में। ये जो लाइंस हम ड्रा कर रहे हैं ये इमेजिनरी है, और इमेजिनरी होने के साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टडी में हेल्प करेगी, ठीक है, ओनली स्टडी में हेल्प करेगी। ऐसा कहीं नहीं है कि पृथ्वी पर ये लाइनें कहीं भी ड्रॉ नहीं की गई है, ठीक है। ये नेचुरली नहीं है, ये इमेजिनरी है, ये हमारी और आपकी सोच है जो पृथ्वी को छोटे छोटे भागों में हम तोड़े। अब देखो आसान हो गया यहाँ पे। अब पृथ्वी को हमने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। अब हम पृथ्वी के आधे भाग को एक बार पढ़ेंगे, पृथ्वी के आधे भाग को दूसरी बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारा ये पृथ्वी दो भागों में बढ़ चुका है, तो ये हमारा आधा गोला ये तैयार हुआ, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करेंगे, और ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है बेटा, बोलो ठीक है ना। अब आपको याद होगा कि हमारी जो
अर्थ है उसको हम पढ़ने के लिहाज से 7 कॉन्टिनेंट्स में बांट के आए हैं। पास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा हमारी जो अर्थ है वो 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। कितने महाद्वीपों में बटी हुई है? 7 महाद्वीपों में। कितने महाद्वीपों में बटी हुई है? 7। ठीक है, वो कौन कौन से हैं महाद्वीप बताइए, वो कौन कौन से हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद होगा, आपको आई थिंक नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहली जो महाद्वीप है आपकी वो आपकी आएगी एशिया महाद्वीप। कौन सी? एशिया। दूसरी यूरोप। तीसरी नॉर्थ अमेरिका। चौथी साउथ अमेरिका। पांचवी अफ्रीका। छठी ऑस्ट्रेलिया। और सातवीं अंटार्कटिका। ये आपके ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7। एशिया का हिंदी में नाम भी एशिया ही होगा। यूरोप, यूरोप महाद्वीप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, साउथ वाले को कहेंगे हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। फिर हम कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हमारी अर्थ जो है ये 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। इन 7 महाद्वीपों को हमें नहीं पढ़ना है, इनमें हमें सिर्फ एशिया महाद्वीप की अभी हमें बात करनी है। और एशिया महाद्वीप में भी हमें सिर्फ और सिर्फ आज भारत की बात करनी है। ठीक है, आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट तो नहीं, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। जल्दी से अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। चलो मैं नाम निकालता हूँ यहाँ से। नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर याद रखना आप इसे। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका NH है, NH का मतलब नदर्न हेमिस्फीयर। ये आपका SH है यानी सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इस नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में भी अभी और ज़्यादा हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, एक और हम यहाँ लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर? ये लाइन और हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसे हम कहेंगे 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये दोबारा से मैंने एक अक्षांश खींचा है। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखी होंगी। आई थिंक मुझे ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है ना। दो एक छोटा सा मैं बता ही देता हूँ अगर आपको भूल रहा होगा। देखो जो लाइनें पृथ्वी के केंद्र पे, जो लाइनें पृथ्वी के केंद्र के समानांतर खींची गई हैं। ठीक है, जो लाइनें पृथ्वी के केंद्र के समानांतर खींची गई हैं
उन्हें हम पैरेलल लाइंस या लैटिट्यूड लाइंस या फिर उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो हम इन्हें पैरेलल लाइंस कहेंगे, क्या नाम कहेंगे? पैरेलल, ठीक है, लाइंस, या फिर इन्हें हम कहेंगे लैटिट्यूड, ठीक है, या फिर इन्हें हम कहेंगे अक्षांश। हिंदी में इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अब ये अक्षांश रेखाएं क्या हैं, अभी मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि वास्तव में ये अक्षांश रेखाएं क्या हैं और कैसे खींची गई हैं। फिलहाल आप इस बात पर फोकस करो। देखो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप समझने की ज़्यादा कोशिश करो, ठीक है। बाकी मैं आपकी कोई भी डाउट रहने ही नहीं दूंगा। क्लास खत्म होने के पहले पहले आपके सारे डाउट्स खत्म हो चुके रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि बिल्कुल 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 इस बात की टेंशन, अपने डाउट की टेंशन न लेते हुए बिल्कुल फ्री माइंड से हमारी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है, उसको लिखना है, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहो, तब जाके आपको ज़्यादा मजा आने वाला है। और ये मैं आपको ये इस बात की प्रॉमिस करता हूँ कि क्लास खत्म होने से पहले पहले आपकी डाउट्स खत्म हो चुकी होंगी, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि लाइन्स हम कैसे खींच रहे हैं, ये 0 डिग्री या 23.5 डिग्री कहाँ से आ रहा है। अभी मैं जस्ट ये कंप्लीट करने के हम इसके कंप्लीट करके बताता हूँ आपको। ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ना, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ना, इसे हम जैसे इस वाली लाइन को हमने 0 डिग्री लाइन कहा और इसका हम एक नामकरण कर देते हैं, एक नाम कर देते हैं, इसको हम इक्वेटोरियल, इक्वेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या होता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? जो भूमि के यानी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में खींची गई है उसे हम भूमध्य, भू माने पृथ्वी, मध्य मध्य जानती है और एक रेखा जानती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के बीच में जो हमने लाइन खींचा है उसे हम अंग्रेजी में इक्वेटर और हिंदी में भूमध्य रेखा कहेंगे। ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई 23.5 डिग्री पर जो ये मैंने लाइन खींचा, इसको हम क्या नाम देने वाले हैं? इसको हम नाम देने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। समझ में आ गई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री हो गया। इससे थोड़ा सा और ऊपर एक लाइन हम खींचेंगे जिसे हम नाम देंगे क्या नाम देंगे बेटा? इसे हम कहेंगे थोड़ा सा और ऊपर 66.5 डिग्री। क्या? 66.5 डिग्री, ठीक है। इसे हम नाम देंगे आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल क्या नाम देंगे? आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये जब आप ग्लोब देखोगे ना तो ये लाइनें मैंने यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी खींच रखी है ना। जब लेकिन आप उस ग्लोब पर देखोगे तो ग्लोब एक 3D डायमेंशन होता है, तो वहाँ पे आपको ये लाइनें सीधे नहीं बल्कि आपको ऐसे ही हल्की सी कर्व जाती हुई ऐसे जाती हुई महसूस होंगी। क्योंकि मान लो अगर ये ग्लोब है तो ये लाइनें ऐसे इसके चारों तरफ खींची गई हैं, ठीक है। ऐसे चारों तरफ ये लाइनें खींची गई हैं, ठीक। तो ये लाइन यहाँ पर मैं सीधे बना रहा हूँ, ग्लोब पर ये लाइन सीधी नहीं है, ये ऐसी है। इसीलिए ऐसे सर्कुलर बनाता है, इसीलिए इसका नाम कर दिया हमने आर्टिकल सर्कल। जैसे जैसे आप इसके पास या इधर मतलब मैं स्फीयर के पिक पॉइंट के तरफ बढ़ते जाओगे, पिक पॉइंट के तरफ आप जैसे जैसे जाओगे तो ये लाइनें ज़्यादा सर्कुलर होती जाएंगी, ठीक है। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ, ये भी नॉर्थ में ही है, तो 66 डिग्री यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है इसे हमने नाम दिया है क्या? आर्कटिक सर्कल का, ठीक है। अब आगे को यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट होती है इसे हम नॉर्थ पोल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? नॉर्थ पोल, ठीक है। उत्तरी ध्रुव, ये क्या है? ये 90 डिग्री नॉर्थ है। क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। जस्ट अ मिनट प्लीज। थैंक यू फॉर वेट। क्लासेस वही से हम रिज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो 0 डिग्री
लैटिट्यूड थी उसको हमने नाम दिया इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन थी इसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा और हिंदी में इसे कर्क रेखा का नाम दिया। 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है इसे आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त के नाम से हम जानेंगे। आर्कटिक ये आपका नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव है। सेम यही कंडीशन नीचे होता है, ठीक है। नीचे सेंटर से 0.5 डिग्री लाइन पर, सॉरी 23.5 डिग्री लाइन पर साउथ में, ये नॉर्थ था, ये क्या था, नॉर्थ था और ये क्या है साउथ। तो ये साउथ में, ठीक है, 23.5 डिग्री उतनी ही दूरी पर सेंटर से हम एक लाइन की ड्रॉ कर रहे हैं जिसे हम नाम देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। या हिंदी में हम इसे, हिंदी में क्या कहेंगे, मकर रेखा। हिंदी में से क्या नाम देंगे, मकर रेखा। जैसे यहाँ पर हमने 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में ड्रॉ किया था लाइन, वैसे 23 डिग्री पर हमने 1/2 डिग्री पर साउथ में ड्रॉ किया। नॉर्थ वाले को हमने नाम दिया क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ वाले को नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। इसे कर्क रेखा का, इसे मकर रेखा। अब हम क्या खींचने जा रहे हैं, यहाँ आर्कटिक सर्कल था, यहाँ पर जो 66.5 डिग्री पर होगा, क्या यह विजिबल है, देख पा रहे हो, वेरी गुड। यहाँ पे जो 66.5 डिग्री पर होगा इसे हम कहेंगे क्या, ट्रॉपिक सॉरी अंटार्कटिक सर्कल। क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्कल। क्या कहेंगे बेटा, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। हिंदी में से अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाएगा। जैसे यहाँ पर ये पिक पॉइंट था, वैसे यहाँ पर नीचे पिक पॉइंट होगा। इस पिक पॉइंट को हम नाम क्या देंगे, इसे हम नाम देंगे दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल, ठीक है। शायद ये विजिबल नहीं है, मैं एक छोटा सा इसका यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना बेटा, इसी को हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, क्या कहेंगे, दक्षिणी, ठीक है। अब आप यहाँ तक बातें बड़े अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो लाइनें हैं, जो लाइनें केंद्र के बिल्कुल ही पैरेलल खींची जाती हैं उसे हम कहते हैं कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन्स या लैटिट्यूड लाइन, उसी को हम हिंदी में अक्षांश रेखाएं कहती हैं। ये रेखाएं कुल 181 हैं। कितनी हैं, 181 रेखाएं हैं। ये 181 रेखाएं ऐसे एक डिग्री के अंतर पर, एक जैसे यहाँ पर मैंने देखो इस छोटे से पोर्शन में मैं सारी रेखाओं को ड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप जान सकते हो कि अगर मैं उनकी रेखाएं ड्रॉ करने लगूँ तो फिर ना हमसे हो पाएगा ना आपको समझ में आएगा, है ना। इसीलिए मैंने उन रेखाओं को ड्रॉ करा है जो जिन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है, और जिन्हें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब ये देखो आप कि ये 0 डिग्री लाइन था, ठीक है। इसके ऊपर जो रेखाएं हमने ड्रॉ की, इसके नीचे रेखाएं ड्रॉ की, इसके ऊपर 90 रेखाएं होती हैं एक डिग्री के अंतर पर। ये 23.5 डिग्री पर है, इसके 1/2 डिग्री पर है। ऐसे 90 रेखाएं ऊपर होती हैं, 90 ही नीचे होती हैं। तो 90 और 90 कितनी हो गई, 180 हो गई ना, और 180 हो गई। और बीच में ये जो 0 डिग्री लाइन है, जब इसको ऐड कर लोगे 180 लाइन्स, ठीक है, पैरेलल वाली और एक 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री वाली लाइन, तो टोटल मिला के कितनी होगी, 180। यानी टोटल कितनी अक्षांश हैं आपके, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 181। मुख्य अक्षांश रेखाएं 180 हैं, लेकिन अगर आप 0 डिग्री को भी सम्मिलित कर लेते हो तो फिर वो 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। बस समझ आ रहा है। अब जरा ये समझो कि अक्षांश रेखाएं ड्रॉ कैसे की गई। मुझे सर्कल की जरूरत थी, हाँ ये मिल गया। एक छोटा सा मुझे टेप मिला, ये